हेलो अंजना। यस मैम। तो कल हमने इसका इलस्ट्रेशन देखा था कि मतलब इसकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो कौन सी हम लेंगे, है ना? हाँ। एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू, तीनों में से कौन सी लेंगे हम? जो सबसे ज्यादा है वो लेंगे, है ना? हाँ। अब इसका एक और देखते हैं, ठीक है? मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द 4 हाउस which are all let out and are recovered by the Rent Control Act. Following particulars find out the gross annual value in each case, giving reason for your answer. अब इनकी जो रेंटल वैल्यू दी हुई है, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, ठीक है? एक की दी हुई है 30,000 म्युनिसिपल वैल्यू, 30,000, 26,000, 35,000 और 30,000। फिर इनकी एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 40,000, 30,000, 32,000 और 32,000। फेयर रेंट दिया हुआ है 36,000, 28,000, 30,000 और 36,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 30,000, 36,000, 36,000 और 40,000। अभी जो जितने भी चारों घर हैं ये रेंट कंट्रोल एक्ट के से कवर्ड है, मतलब इनमें जो भी असेसमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो इसके अंतर्गत हम इनकी फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? Actual rent, expected rent shall be higher of municipal value or fair rent but standard subject to standard rent। मतलब एक्चुअल रेंट
एक्सपेक्टेड रेंट और जो म्युनिसिपल रेंट है उनमें से जो सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो लेंगे, या फिर म्युनिसिपल वैल्यू, ये फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो ज्यादा होगा हम वो लेंगे, ठीक है। तो पहला एक्सपेक्टेड रेंट कितना है इसका? 30,000 है हाँ, पहले घर का। 30,000, दूसरे घर का कितना हो जाएगा? 26,000। 26,000। पहले घर का कितना है? फेयर रेंट 30,000। पेरेंट 36। म्युनिसिपल वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, है ना इसको। तो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 है और इसका फेयर रेंट कितना है? 36,000 रुपए है। क्या आना चाहिए? ज्यादा वाली। 30,000 ये कैसे दिया है? अच्छा, इसमें तो 28,000 ये ठीक है। थर्ड वाले में क्या है? 35,000 म्युनिसिपल वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। लास्ट वाला स्टैंडर्ड वैल्यू और ये फेयर वैल्यू, ये नहीं लेना है। इन दोनों में से लेना है क्या? एक्चुअल रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट। इसका 30,000 है, इसका 28,000, फिर 35,000 और फिर ये है 36,000। मतलब इन तीनों में से लेना है। तो ये पहले वाले का तो फिर ये 40,000 आना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में क्या बोल रहा है ये? शेल बी हायर ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू और फेयर रेंट वैल्यू। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में जो ज्यादा होगा तब भी ये 36,000 आता है। फिर एक्चुअल रेंट, तो पहले वाले का कितना है? 40,000 है। दूसरी वाली का 30,000 है। तीसरी वाली का 32,000 है और चौथी वाली का भी 32,000 है। तो ग्रॉस एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो लेंगे हम, ठीक है। इसमें 40,000, इसमें 30,000, इसमें 35,000 और इसमें 36,000 रुपए। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब म्युनिसिपल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट में क्या करना है? म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा हो उसको लेना है, ठीक है। तो इसका तो एक्चुअल रेंट है, फिर भी वो फेयर रेंट ज्यादा है। चलो ठीक है, देखते हैं बाद में क्या बोल रहा है ये। एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सब्जेक्ट ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज टू बी फिक्स्ड ऑन बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड नॉट ऑन बेसिस ऑफ ओपन मार्केट। इसमें मतलब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी रेंटल वैल्यू किस बेस पर हम निकालेंगे? उसके स्टैंडर्ड रेट पर निकालेंगे, या फिर उस पर नहीं निकालेंगे जिस पर हम लोगों को मार्केट में अपना रेंट प्रोवाइड कराते हैं। उसके जो एक्ट के अंतर्गत जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी है उसके अनुसार निकालेंगे, ठीक है। दूसरा है इन डिटरमाइनिंग एनुअल वैल्यू सैलरी पेड टू caretaker cannot be taken into account
एनुअल वैल्यू सैलरी पेड टू केयर टेकर, मतलब क्या हुआ कि जो फिर हाउस रेंट प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू उसमें उसके जो केयर टेकर है उसकी सैलरी भी जोड़ी जाएगी। थर्ड है इसका पॉइंट, लेस relating to sale occupied house property could be set off against income from other sources, मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी पे अगर लॉस हो रहा है, जो उसको जो लॉसेस हो रहे हैं उसकी जो हाउस प्रॉपर्टी से उसको जो लॉसेस हो रहे हैं उनको कहाँ सेट ऑफ करना है, उसको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है उनसे उनको राइट ऑफ करना है ना। ठीक है, क्वेश्चन तो हम तुम्हारी बुक के बनाएंगे, इसको जरा इसके साथ में कम्युनिकेट कर ले पहले। हाँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहला है एक हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 1 में एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप 2 में क्या करना है, एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट देन एक्चुअल रेंट अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट। अब स्टेप 2 या एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो ज्यादा है ना, जो ज्यादा है हम उसको लेंगे, ठीक है। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो, नहीं तो हाँ, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो उसको लेंगे और अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो उसको लेंगे। स्टेप नंबर 3, declining due the vacancy in expected rent minus loss due to vacancy but not loss than actual rent received। क्या बोल रहा है कि जो इसको जो मकान के खाली रहने से जो उसको लॉस हो रहा है ना, मकान के खाली रहने से जो लॉस हो रहा है तो उसको क्या करेगा, वो एक्सपेक्टेड रेंट में से तो माइनस करेगा बट जो एक्चुअल रेंट उसको मिला हुआ है उसमें से माइनस नहीं करेगा वो, ठीक है। क्या समझी, खाली रहने वाले टाइम पर होने वाला जो लॉस है, मकान हाउस प्रॉपर्टी के खाली रहने पर जो लॉस हुआ उसको, उस लॉस को वो एक्सपेक्टेड रेंट, अगर उसके पास में अगर उसने एक्सपेक्टेड रेंट लिया है तो उसमें से क्या करेगा, उस लॉस को माइनस करेगा। लेकिन अगर उसने एक्चुअल रेंट लिया है तो उस लॉस उसमें से उसको लॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप हमारा, प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय द ओनर, सेक्शन नंबर 23(2). क्या बोल रहा है ये कि जो ओनर है अगर वो अपने जिस घर में वो खुद रहता है ना, उस घर में यदि पिछले साल में अगर उस घर का कोई हिस्सा उसने किराए पर नहीं दिया या उस घर के किसी हिस्से से उसको किसी तरह की कोई इनकम नहीं हुई, मतलब कोई रेंट नहीं मिला, है ना, तो क्या होगा,
मतलब जैसे तुम्हारा एक मकान है, ठीक है, और हम्म उसमें से कुछ हिस्सा है जो तुम उसको रेंट पर उठा सकते हो, लेकिन पिछले साल तुमने उसको रेंट पर नहीं उठाया, पिछले साल तुमको उस हिस्से से किसी तरह की इनकम नहीं हुई, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उसको नहीं करेंगे कैलकुलेट। जब क्योंकि किराए इनकम पे तो हुई दिया उस नहीं है। टाइम, हाँ जब किराए पे दिया तब तो इसलिए, कैलकुलेट और होगा। क्योंकि जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है जिसमें वो खुद रहता है, तो वो क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में वो एग्जम्प्टेड है। हम्म नंबर 2, स्टेप सेक्शन नंबर 24, but subject to a ceiling of 30,000 or 2 lakh, as the case may be. In the other words of this extent, there could be loss from such house. Concession for one house only. ये क्या बोल रहा है? Subject to a ceiling of 30,000 or 2 lakh, as the case may be. In other words, to this extent, there could be a loss from such house. अगर वो सीलिंग बनवा रहा है 30,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की, ठीक है, तो वो क्या है, अपने मकान को एक्सटेंड करने के लिए अगर वो सीलिंग बनवा रहा है या मकान को एक्सटेंड कर रहा है, कितने तक का, 30,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का लॉस है? नहीं, इसके बारे में थोड़ी देखते हैं बाद में, ठीक है। कंसेशन फॉर वन हाउस ओनली, अगर एक ही घर है और वो अपने रेसिडेंस के पर्पज से उसको यूज करता है, तो इसके लिए क्या है, देखो क्या बोल रहा है ये, वेयर द एसएससी हैज ऑक्युपाइड मोर देन वन हाउस, मतलब एक से ज्यादा घर को, उसके पास में एक से ज्यादा घर है, फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस फॉर हिमसेल्फ, अगर वो एक से ज्यादा घर को अपने रेसिडेंस के रूप में यूज करता है, एंड फैमिली members, he has to make a choice of one house only in respect of which he would like to claim exemption. अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा घर को अपने रेसिडेंस के लिए यूज करता है, तो वो उसके पास ही चॉइस होती है कि वो कोई एक घर चूज कर ले जिस पर उसको एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब एग्जम्पशन कितने घर पर मिलेगा, एक ही घर पर मिलेगा, भले ही वो 10 घरों में रहता है, ठीक है। और जो बाकी के जो सेल्फ ऑक्युपाइड घर हैं, है ना, अब उनका वैल्यूएशन हम किस तरह से करेंगे, तो उनका वैल्यूएशन उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से हम रेंटेड हाउस का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उनकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी और उस हिसाब से उन पर फिर टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। The concession in respect of self-occupied residential house are available in an individual or Hindu undivided family. SSC firm, companies, etc. are not considered to have used a house for their residential purpose. A partnership firm using its own building for the residence of its partner cannot claim the concession in respect of self-occupied residential house maintained above CIT.
दीवान चंद भोलान दास, ये केस स्टडी है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि अगर कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म है और वो अपने किसी पार्टनर को रहने के लिए अगर कोई घर, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को उसका पार्टनर अपने रेसिडेंशियल यूज के लिए अगर यूज करता है तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगी उस पर, तो वो क्योंकि ये जो वो किसकी संपत्ति किसकी है, फर्म की संपत्ति है, उस व्यक्ति की संपत्ति नहीं है जो उसमें रह रहा है। तो किसकी इनकम हो जाएगी, फर्म की इनकम हो जाएगी, और वो फर्म की इनकम मतलब प्रोफेशन और बिजनेस और प्रोफेशन वाली हेड में चली जाएगी इनकम, ठीक है। In respect of such house on no deduction whatsoever, it's allowed exempt interest up to 30,000 2 lakh as the case may be on the borrowed capital. In the other word, a loss to the maximum extent of 30,000 or 2 lakh can be reported in respect of such house. क्या बोल रहा है यो कि ऐसा व्यक्ति जो किसी फर्म की प्रॉपर्टी मतलब फर्म की किसी घर को अपने रेसिडेंस के लिए यूज करता है, तो जो फर्म में जो कैपिटल लेकर आता है, फर्म में वो जो कैपिटल लेकर आता है मतलब उसके हिस्से की जितने भी कैपिटल रहती है उसका जो इंटरेस्ट वो उसको मिलता है, उसमें कितना 30,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। मिलेगा उसको, है ना। If any property is purchased or constructed out of funds borrowed on or after 1st April 1999, the restriction on the amount of interest deductible in respect of such self-occupied house shall be relaxed so as to secure a deduction up to 2 lakh rupees, provide the purchase or construction in complete within 3 years. क्या बोल रहा है ये, यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको खरीदने या उसको बनाने के लिए कोई फंड लेता है वो, है ना, कहाँ से, फर्म से कोई लोन लेता है, ठीक है। तो अगर वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लेता है तो उसके में क्या रिस्ट्रिक्शन है, उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना डिडक्टेबल है, 30,000 से लेके नहीं 2 लाख रुपए तक का जो है वो डिडक्टेबल है। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 3 साल के अंदर बन जाए तो, ठीक है। अब इसको जो समझने के लिए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। Mr. R owns a house which used for residential purpose throughout the previous year 2016-17. Municipal value of 2,40,000, fair rent 3 lakh rupees. Compute the income from the house property assuming following expenditure are occurred by him. कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं उसको, तो म्युनिसिपल टैक्स 15,000 रुपए का टैक्स पेड करना है, रिपेयर 12,000 रुपए का रिपेयर कराया है उसने, डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया और इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 2 लाख रुपए जो उसने लोन लिया घर बनाने के लिए उसका इंटरेस्ट पेड किया, ठीक है।
तो सबसे पहले हम्म, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नेट 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 एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? कोई इनकम है क्या इसकी? अपना खुद का रेसिडेंशियल पर्पस से बना रहा है, बना मतलब रेसिडेंशियल पर्पस से रह रहा है वो एक ही मकान में, हम्म, तो क्या है इसकी रेंटल वैल्यू? नील है ना? हम्म, कोई इसकी रेंटल वैल्यू नहीं है क्या? नहीं। अब जब रेंटल वैल्यू उसके पास में कोई इनकम ही नहीं है तो उससे होने वाले खर्चों का क्या करेगा वो? हम्म, हम्म हम्म, उसने क्या किया है? रहेगी नहीं वो। नहीं, उसने क्या किया है कि लोन लिया है अपना मकान बनाने के लिए, अपने खुद के घर के रहने के लिए। अब वो अपने मकान में रह रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो अब नहीं मकान में जो जोड़ेगा खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ से राइट ऑफ करेगा वो? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, lower of actual interest on 2 lakh as conditional conditions are satisfied। 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है उसका। और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी 2 लाख रुपए का है। तो ये जो दोनों हैं ये क्या करेगा? ये 4 लाख रुपए वो सॉरी, एक मिनट, ठीक है। इसने क्या किया, इसकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू कुछ नहीं है और इसका इंटरेस्ट जो इसको देना है 2 लाख रुपए देना है, तो क्या हुआ? हाउस हम्म, प्रॉपर्टी में कितना? 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, है ना? हाँ, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब ये जो 2 लाख रुपए का लॉस है इसको क्या बोल रहा है वो कि इसको तुम्हारी जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से इसको राइट ऑफ करना है, क्योंकि इसमें से तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, पैसे ही नहीं है इसके पास। हम्म, हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, हम्म, ठीक है। हम्म, फिर अगला क्या है? हाउस विच इज पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट। ऐसा घर जो कुछ ऐसा एक घर है जिसमें कुछ हिस्से में वो रहता है और कुछ हिस्से को उसने रेंटल मतलब रेंट पर रेंट दिया पे हुआ दिया। है, तो क्या करेंगे इसके लिए? when the portion of the house is self occupied for the full year and the portion is the self occupied for a whole year, annual value आगे। of the house shall be determined as under। किस तरह से निकालेंगे इसको? नंबर 1, from the full annual value of the house the proportionate annual value for self occupied portion of the whole year shall be deducted। उसका जो जिसने जितने भाग में वो रहता है उतने भाग की जो रेंटल वैल्यू है उसकी वो डिडक्टेड मिल है। जाएगी। द बैलेंस अंडर शैल बी द एनुअल वैल्यू ऑफ द आउट पोर्शन फॉर द पार्ट ऑफ ईयर, जो है वो टैक्सेबल होगी। मतलब एक घर है उसका 1/3 में वो खुद रहता है और 1/4 उसने किसी को दे रखा है रेंटल वैल्यू पे, तो वो 1/4 जो है उसकी रेंटल वैल्यू जितनी भी होगी वो उतनी टैक्सेबल होगी, ठीक है। हम्म, एक और देखते हैं। मिस्टर आर ओन्स अ हाउस, द मल्टी म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 50,000। ही पेड 8,000 एज लोकल टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। ही यूज्ड हिज हाउस फॉर हिज residential purpose but let out half of the house 3,000 per month। compute the annual value of the house। अब ये इसमें हमको निकालना है, ठीक है। एक्चुअल रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है इसकी? दोनों में से जो ज्यादा हो वो ले लेंगे हम। तो हम्म, म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपए है इसकी।
एनुअल रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू हायर देन, तो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू तो दी हुई है, ये 72,000 कहाँ दिया हुआ है इसमें? 3,000 पर मंथ, तो कितना, 12 दूनी 6,000 मल्टीपल बाय 12, कितना आ जाता है ये? 72,000। हाँ, देखो इसने आधा पोर्शन जो है वो 3,000 रुपए में इसने रेंट पर दिया हुआ है, तो इसके जो म्युनिसिपल वैल्यू है 3,000, अगर आधे पोर्शन की है तो पूरे पोर्शन की कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए। ठीक है, पूरे पोर्शन की हो जाएगी 6,000 रुपए, तो 6,000 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 72,000 रुपए। और जो इसकी जो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपए है। ज्यादा कौन सी वैल्यू है इसकी? 72। 72,000। ठीक है, ये ले लिया हमने। इसमें हमने माइनस कर दिया इसका लोकल टैक्स, 8,000 रुपए माइनस कर दिया। अब इसकी वैल्यू हो गई 64,000। अब ये जो 64,000 है, इसकी आधी जो है वो क्या है? आधी रेंट, आधी रेंट पर है, तो रेंटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32,000 की। रेंटल वैल्यू कितनी हो गई? 32,000 की। ठीक है, 32,000। तो अब इसका जो लेट आउट पोर्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपए की है। ठीक है, तो उसमें से आधी जो है 32,000 रुपए की जितनी प्रॉपर्टी है उतने में तो वो खुद रहता है, तो 50,000 में से उसमें माइनस कर दो 32,000 रुपए। कितना आ रहा है? ये 16,000 रुपए नहीं होता, 18,000 रुपए आता है। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। एम इज द ओनर ऑफ द हाउस, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 40,000, ही पेड 8,000 as local tax during the year he was using the house for his residential purpose, but let out 1 January 2010 4,000 rupees per month. Compute the annual value of the house. अब इसकी जो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए है। ठीक है, और ये 4,000 रुपए में अपने घर को रेंट पर देता है, तो 12 महीने की 4,000 के हिसाब से कितनी रेंटल वैल्यू होती है? 48,000 रुपीज, है ना? तो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू और रेंटल वैल्यू में कितनी है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू में कौन ज्यादा है? 48,000 रुपीज ज्यादा है, तो हम 48,000 रुपीज लेंगे। ठीक है, अब उसमें से हमने लोकल टैक्स माइनस कर दिया 8,000 रुपीज। एक एनुअल वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 40,000 रुपीज।
तो इसकी एनुअल वैल्यू आ गई 40,000 रुपीज, इतनी जो है ये टैक्सेबल है। अब चूंकि वो पिछले साल में जो है कोई वैकेंसी नहीं थी पूरे साल, मतलब उसने रेंट पर दिया हुआ था, तो हम पूरे साल का लेंगे। अगर वेकेंट होता तो जितने महीने हैं हम उतने महीने की लेते, ठीक है। नंबर सी देखो, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस रिमेनिंग वेकेंट। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है और कुछ समय के लिए खाली है, तब क्या होगा? If the SSC has received only one of the house for his residence, or he is the owner of only one house which is meant for his own residence but could not be occupied by him for residential purpose in the previous year, owning to the fact that he had to live at some other place in a house not belonging to him, then he can वेकेंट। मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है और अगर उसके पास में एक ही मकान है, लेकिन क्या है कि वो मकान जो है वो पिछले साल खाली है क्योंकि वो किसी और जगह में रहता है, तो उसके लिए क्या होगा? द रीजन ऑफ हिज लिविंग एज डिफरेंट प्लेस माइट बी अ बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस, सो फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉइज ड्यू टू ट्रांसफर। तो क्या होगा? ये जो इनकम है इसकी हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, ये वो सबसे पहले तो वो अगर किसी प्रोफेशन में है तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी, उसकी जो मेन जो उसकी जो इनकम होगी वो सैलरी से होगी, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी, जो रेंट उसको मिलेगा, वो क्या है, क्या हो जाएगी उसके लिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगी। हाँ। तो तब क्या होगा? तब उसको सैलरी हेड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद में फिर उसको कैलकुलेट किया जाएगा। और फिर इसमें क्या होगा? उसको एग्जम्पशन मिलेगा, एक ही मकान है उसका। हाँ, क्यों रेंट एग्जम्पशन पे क्यों नहीं दे, मिलेगा उसको? नहीं, उसको रेंट तो पे नहीं। रेंट मिल रहा है, इनकम तो हो रही है उस मकान से उसको। अगर कोई अच्छा, व्यक्ति तो अपने हाँ, खुद के आधे में मकान में मिल। रहता है, अगर कोई हाँ। व्यक्ति अपने खुद के मकान में रहता है तो उसको उस मकान से कोई रेंटल वैल्यू नहीं मिलती है, कोई इनकम नहीं होती उसको। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो रह कहीं और रहा है और जो मकान है वो किसी दूसरे प्लेस पे, और उस प्लेस पर उसको क्या किया है? उसको लेट आउट कर दिया, मतलब उसको रेंट हाँ। पर उठा दिया है। उससे होने वाली इनकम उसकी सैलरी के साथ में जुड़ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर हाँ। सोर्सेस के साथ में, और इस इनकम पर उसको टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। हाँ। अगला देखो, प्रॉपर्टी ओन बाय को ओनर्स, सेक्शन नंबर 26। अगर कोई प्रॉपर्टी है, मतलब कोई व्यक्ति है और उनकी प्रॉपर्टी है जिसके मतलब एक प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा ओनर है।